हेलो फ्रेंड्स। आज टेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। टेंस की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, क्योंकि कई छोटे बच्चे ऐसे रहे हैं जो 6 7 8 में पढ़ते रहे, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि टेंस के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। तो उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने का कार्य करेंगे। और आज टेंस से रिलेटेड कुछ सीखते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा वर्क रहा वो सिलेबस को लेके ज़्यादा रहा है। तो आज टेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि टेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ टेंस, टेंस का इतिहास। तो एक बार समझ लेते हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी को इस वजह से रखा है ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, वो उसको देखेंगे और एज ए स्टोरी कोरिलेट करेंगे, तो माइंड में जल्दी घर कर जाएगा और ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो एक काल्पनिक स्टोरी है इसके पीछे, सीखने के पीछे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है हिस्ट्री ऑफ टेंस। तो देख लेते हैं टेंस क्या है। टेंस, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया। टेंस का मतलब होता है काल। इसी को बोलते हैं समय, इसी को बोला जाता है तना हुआ, और इसी को बोलते हैं कृत्रिम ये इसके मीनिंग बन रहे हैं। टेंस के काल हो गया है, समय है, तना हुआ, कृत्रिम, ये इसके मीनिंग है। तो हमें तना हुआ या कृत्रिम से मतलब नहीं है, ये इसके स्पेशल मीनिंग है। यहाँ काल और समय की बात करेंगे। अब ये काल आया कहाँ से। अब आप देखेंगे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो काल ने बहुत ज़्यादा तपस्या की, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। काल ने बहुत ज़्यादा जब तपस्या की तो गॉड प्रसन्न हो गए, जो गॉड हैं वो प्रसन्न हो गए। जब आप जानते हैं कि जब कोई तपस्या करता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, तो फिर साक्षात गॉड उपस्थित होते हैं और उससे उस तपस्या का कारण पूछते हैं और उसको वरदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे। अब आप गॉड जब प्रसन्न हो गए, काल ने बहुत ज़्यादा तपस्या की, तो हुआ क्या। आखिर ये गॉड कौन है तो ये भी जान लेते हैं। तो गॉड यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा GO और D। गॉड क्या है। अपने सनातन धर्म में 3 देवताओं का ज़्यादा जिक्र किया जाता है। पहला ब्रह्मा जी, दूसरा विष्णु जी, और तीसरा महेश, जिनको शिव जी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कौन है, ये हमारे जनरेटर है। ये गॉड का फुल फॉर्म है। जी फॉर जनरेटर का मतलब क्या है, उत्पत्ति करने वाला। आपने देखा होगा जनरेटर का काम होता है बिजली उत्पन्न करना। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे जनरेटर कौन है, तो ये हमारे हैं ब्रह्मा जी। कौन है, ब्रह्मा जी है। और O फॉर होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर, अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, तो ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑपरेटर, जैसे आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको ऑपरेटर आता है, वो थोड़े समय में ही उस चीज़ को रिपेयर कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि देख रेख करने वाला, रिपेयर करने वाला। तो रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये है भगवान विष्णु जी की। ओके, ऑपरेटर हमारे कौन है, इस पूरी जनरेशन के ऑपरेटर कौन है, तो विष्णु जी इसके ऑपरेटर हैं। और D फॉर है डिस्ट्रक्टर, ये है
भगवान शिव, जिनको महेश नाम से बोलते हैं, तो ये कौन है? शिव जी हैं। इनका जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो तबाही आ जाती है। ठीक है, तो ये तो गॉड का फॉर्म हो गया है। ठीक है, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो डिस्ट्रक्टर कौन है? शिव जी हैं। शिव जी इस जब भी क्रोध में होते हैं, जब तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कहने का तात्पर्य है। इसी वजह से इनकी पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा होती है, तीनों ही देवताओं की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की और शिव जी की, महेश की। ठीक है, अब जब काल ने बहुत ज़्यादा तपस्या की, तब ये गॉड प्रसन्न हो गए, कहने का तात्पर्य है। और एक बात और बताएं, ये काल है और यहाँ पे शिव जी को महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, काल ने तपस्या की तो महाकाल हो गए प्रसन्न, इस प्रकार से जान सकते हैं। शायद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं कि काल ने जब घोर तपस्या की तो हुआ क्या? गॉड ने सारी जिम्मेदारी काल के हाथों में दे दी कि इस पृथ्वी का जो निर्माण हो चुका है उसकी देखरेख तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं, ये वरदान है। काल को पावर मिला, अब हमको ही सारा कुछ देखना है। तो यहाँ पे समय जो है, अब वो समय हो गया, क्योंकि काल जो है सभी के बचपन को खा जाता है, सभी के किशोरावस्था को खा जाता है, प्रौढ़ावस्था को खा जाता है, वृद्धावस्था को खा जाता है, और इसके बाद फिर हमें उसी तत्व में मिला देता है जिसके हम लोग बने होते हैं, वो है पंच तत्व। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब काल को पूरी जिम्मेदारी मिल गई या समय पूरी जिम्मेदारी काल को या समय को, तो समय इसको ब्रैकेट कर देते हैं, काल को पूरी जिम्मेदारी मिल गई कि उसी को सारा कुछ हैंडल करना है मृत्यु लोक में। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखेंगे काल ने पूरे समय को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए, तो यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ी कोरिलेट स्टोरी है। तो काल ने विवाह किया, और विवाह जब किया तो इसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को जन्म दिया? 3 पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि समय को देखना था और अकेले काल देख नहीं सकता था, तो इस वजह से उसने विवाह किया। और यहाँ पे जो उसका पहला पुत्र रहा वो रहा फ्रेंड्स प्रेजेंट। ध्यान से समझना है इसको। अब दूसरा पुत्र जो हुआ ये इसका पहला है, और ये सेकंड जो सन हुआ उसको नाम दिया पास्ट। ओके, और जो तीसरा पुत्र हुआ उसको नाम दिया फ्यूचर। अब यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पिता यादव हैं तो आप उसकी पुत्र भी यादव होगी, यदि पिता मिश्रा हैं तो उसकी औलाद भी मिश्रा होगी, यदि पिता वर्मा हैं तो उसकी संतान भी वर्मा होगी। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ ध्यान दें। अब देखेंगे पिता कौन है इनके? टेंस हैं, तो इसी में जब हम टेंस जोड़ देंगे, इसी में क्या जोड़ देंगे? टेंस जोड़ देंगे। यहाँ पे ये पिता का नाम है, टाइटल है, कहने का तात्पर्य ये है जो मैंने अभी एग्जाम्पल देके बताया। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। अब आप कहेंगे टेंस कहाँ से आ गया? तो टेंस यहाँ से उठाया गया है, ये आपके पिता का टाइटल है। ठीक है, अब आप समझेंगे इनको पहचान के रूप में 3 पुत्र हो गए, तो कैसे पब्लिक पहचानेंगी, कैसे लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है? तो यहाँ पर पिता ने कहा कि तुम्हारी पहचान होगी किस नाम से? तुम्हारी पहचान जो होगी, लोग तुम्हें जानेंगे जब भी आपको एज, एम और आर, ये तुम्हारे हथियार हैं। इन हथियार की बदौलत लोग तुम्हें जानेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हनुमान जी हैं तो उनके हाथ में क्या है? गदा है।
शिव जी हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, ठीक है। ब्रह्मा जी हैं, उनके हाथ में भी शंख है, कमल है, इत्यादि है। तो ऐसे पहचान से भी हम किसी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पिता ने बताया पहले पुत्र को प्रेजेंट टेंस, तुम्हारे जो हथियार हैं वो एज एम आर हैं। लोग तुमको एज एम आर देख करके बता देंगे कि तुम प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है। यहाँ तक बात सभी समझ में आई है? हाँ, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वैसा ही मैं सुधार करूँगा। ऐसी सभी से अपेक्षा है जो भी देख रहे हैं, ठीक है। अब जब दूसरा बेटा आया पास्ट टेंस, तो पिता ने, भाई पिता के 3 औलाद हैं, तो तीनों के साथ पिता जो है फर्क नहीं करना चाहते हैं। एक संसारी पिता होता है, वो भी अपने पुत्रों के साथ फर्क नहीं करता है, निष्पक्ष बात करता है, निष्पक्ष बंटवारा करता है। तो ये काल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, तो ये अधर्म नहीं करेंगे। और तो देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पिता ने कहा कि बेटा पास्ट तुम्हारे जो हथियार हैं वो वाज और वर हैं। तुम्हें आगे आने वाली पीढ़ी या लोग तुम्हें देख करके वाज और वर जब देखेंगे तो सीधा से वो जान जाएंगे कि इसमें पास्ट टेंस का जिक्र किया जा रहा है। तो ये दोनों पुत्र खुश हो गए, दोनों को अलग अलग हथियार मिल गए। हथियार का मतलब यहाँ पे वाजवर और यहाँ पे इज एम आर। यहाँ तक सभी समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे। जब तीसरा पुत्र फ्यूचर टेंस है, तो इससे पिताजी ने कहा, यानी टेंस ने कहा कि तुम्हारे जो हथियार रहेंगे वो रहेंगे सेल ऑब्लिक विल। ये तुम्हारे हथियार हैं। लोग जब भी सेल या विल कहीं देखेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। क्लियर? अब जब तीनों में इस प्रकार का ये बंटवारा हो गया, 3 पुत्र पैदा हो गए, अब टेंस ने इन तीनों से कहा, क्या कहा कि बेटा अब तुम्हें पूरे समय को ध्यान में रखना है, पूरे समय पे आपको अधिकार करना है। अब आप जानो, हमारा काम था, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब तुम्हारे हाथों में मैंने अपनी कमांड दे दी है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि संसारी पिता जब वृद्ध हो जाता है, मरने की कगार पे होता है, तो वो अपने जिम्मेदारी जो होता है अपने पुत्रों पे डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ 3 पुत्र हुए, तीनों पुत्रों को जिम्मेदारी आ गई, समय की देखरेख करनी है। तो यहाँ हुआ क्या फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे, हम लोग वही अनुसरण करते हैं जो हमारे पूर्वज करते रहे, जो हमारे पिताजी करते रहे, ठीक है। पिताजी के पिताजी जो करते रहे, ये एक चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम चलता रहता है। तो यहाँ हुआ क्या, बच्चों ने देखा कि पिता ने विवाह किया और हम 3 लोगों को पैदा किया। बच्चे भी जान गए कि अब हमें भी समय को आगे देखना है, तो हमें भी वही काम करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इन तीनों पुत्रों ने विवाह रचाया। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रेजेंट टेंस ने जब विवाह किया तो इसके यहाँ पे 4 औलाद हुई। कितने हुई? 4 औलाद हुई। यहाँ आप देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक स्टोरी है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पुत्र थे वो पिता से आगे निकल गए, तो बिल्कुल निकल गए। आज के पुत्र निकल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हुआ क्या, प्रेजेंट टेंस ने जब 4 विवाह किया और इसने भी 4 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब ये बड़े हैं और जो छोटे भाई हैं वो अपने बड़े भाई का अनुसरण कर रहे हैं। तो जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने देखा कि जब बड़े भाई ने 4 पुत्र पैदा किए तो इन्होंने भी कितने कर दिए, इनका भी विवाह हो गया तो इन्होंने भी कितने पुत्र पैदा कर दिए, 4 पुत्र पैदा कर दिए। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। यहाँ से 4 पुत्र पैदा हो गए। अब देखते हैं इसके बाद जब छोटा पुत्र बचा तो उसका भी विवाह बाद में हुआ, क्योंकि बड़ा पुत्र का पहले होगा, फिर
आगे वाले को होगा, मध्य वाले को होगा मतलब। इसके बाद छोटे पुत्र का जब विवाह हुआ तो छोटे पुत्र ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस ने भी 4 पुत्रों को जन्म दिया, 1 2 3 और 4। ओके, अब आप देख रहे हैं इसमें 4 पुत्र पैदा हो गए। इसमें मैं आपको बताऊंगा और बाकी आप इधर मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे यहाँ टेंस मिला इससे, तो अब यहाँ देखेंगे पहला पुत्र इसका जो रहा उसका नाम पड़ा, नामकरण संस्कार हुआ, तो उसको नाम दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये टाइटल जो पिता से मिला था तो ये तो भाई मिलना ही है, क्योंकि शर्मा है तो शर्मा ही होंगे, वर्मा है तो वर्मा ही होंगे। हाँ, ये मिला। और जैसे पिता के माध्यम से इनको ये हथियार मिले थे एज एम आर, तो प्रेजेंट टेंस ने अपने पहले पुत्र का नामकरण संस्कार किया और नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और टेंस तो आप जानते ही हैं कि यह टाइटल मिला है। और इसको कहा कि तुम्हारी पहचान होगी यस या ईएस से, ये तुम्हारी पहचान है। अगर कहीं यस या ईएस क्रिया में लगा पाया जाता है तो लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? अब जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ इसका, तो इसका नाम रखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप टेंस आप जाने के लिए, टेंस यहीं से आया है क्योंकि ये सरनेम है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम रखा गया। और इसको भी इस पिता ने, जैसे इसके पिता ने इसको हथियार दिए थे, कहने तात्पर्य है एज एम आर, वाज वर या सेल विल, ये हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है। उसी प्रकार से इस पिता ने भी अपने पुत्र को हथियार दिए जैसे उसको उसके पिता के माध्यम से मिले थे। तो दोस्तों हथियार क्या है? तो यहाँ हथियार मिल रहे हैं इसको एज एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये इसके हथियार हो गए। और जब ये बताया गया कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लोग पहचान लेंगे, जैसे उन्होंने एज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म देखा किसी भी सेंटेंस में, तो लोग तुरंत पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है 100%, विदाउट एनी डाउट। हाँ, तो ये दूसरा पुत्र हो गया। अब जब तीसरा पुत्र हुआ तो इसका भी नामकरण संस्कार किया गया और इसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम रखा गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर किसी नाम के पहले प्रेजेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये पिता का सरनेम है। क्लियर? और ये टेंस तो इनके, ये तो इनका आप कह सकते हैं खानदानी सरनेम है, वो तो हट ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब तीसरे पुत्र का नाम हुआ तो इसको हथियार दिए गए। ठीक है, वो हथियार क्या है? हथियार वो है हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म, ये हथियार दिया गया। और कहा गया कि बेटा जब भी कोई किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म देखेगा तो वो भी बता देगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये तुम्हारी पहचान है। ये हो गया है। अब आया नंबर 4 की बारी आई। 4 की जब बारी आई तो इसका नाम क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए। पिता ने बहुत कोशिश की और अपने सबसे छोटे बेटे का भी नामकरण संस्कार कर दिया और उसको नाम दिया प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे बाद वाले बेटे का नामकरण किया, और इससे भी कहा कि हम तुम्हें भी वही यंत्र देंगे, वही औजार देंगे जो मैंने सभी पुत्रों को दिए हैं, मैं अन्याय नहीं करूँगा। तो इसको भी औजार दिए गए। अब वो औजार कौन से थे? वो था हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम। ये कहा से कि तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान है हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, ये इसकी पहचान रहेगी। मतलब जो भी हैज बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में पाएगा तो वो तुरंत पहचान लेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्लियर? तो मैं जो मैंने चारों को बता दिया है, अब आप थोड़ा ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि फिर इनको भी बताना पड़ेगा मुझे। तो शायद है आप इनको समझ लिया होगा, और समझ लिया है तो आप कॉपी पेन उठाएं और उसको लिख भी लें। ठीक है, अब हम यहाँ इसको कर रहे हैं साफ, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है, इस वजह से हमें यही लिखना पड़ेगा। यहाँ देखना, पहले पुत्र का नामकरण संस्कार हो गया और उनके द्वारा जो संतानें पैदा हुई उनका भी नामकरण संस्कार हो गया। अब देखते हैं आगे। जैसा बड़े भाई ने किया अपने पुत्रों के साथ, वैसे ही अब ये बीच वाले हैं, मंझले हैं, तो ये भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये फर्स्ट। अब पहला क्या है? जैसा इन्होंने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसने भी वही पालन किया और इसने कर दिया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, उसने टेंस लगाया था तो इसने भी लगा दिया टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और पहचान क्या बताई कि तुम्हें भी और इसको भी औजार दिए गए। औजार क्या दिए गए? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कहने का तात्पर्य सेकेंड फॉर्म एक औजार के रूप में दिया गया कि जब भी लोग इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी सेकेंड क्रिया की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो वो तुरंत जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्लियर? ये वाला समझ आ गया होगा सभी के। अब चलते हैं सेकेंड वाला। अब यहाँ पे भी इसका नामकरण संस्कार हुआ, जैसे इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ था तो ये भी अनुसरण कर रहे हैं और इन्होंने नाम रख दिया पास्ट कंटिन्यूअस। और इनसे भी कहा कि तुम्हें भी हम औजार दे रहे हैं, तुम्हारी पहचान इसी से होगी। क्या औजार दिए गए? औजार फ्रेंड्स दिए गए वाज ऑब्लिक वर प्लस आईएनजी फॉर्म। कहने तात्पर्य है कि जब कोई भी किसी भी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म देखेगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्लियर? अब इसके बाद नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लें, ये आपके हैं पास्ट परफेक्ट। क्योंकि एक ही खानदान है तो नाम लगभग सेम ही है। क्लियर? अब यहाँ पे तीसरा जो पुत्र है तो वो है पास्ट परफेक्ट, और इससे कहा कि हम तुम्हें भी औजार दे रहे हैं और तुम्हारा औजार है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये तुम्हारा औजार है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला वाक्य देखेगा तो वो क्लियर कर देगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अभी आप इतना समझें। और इसके बाद जो नंबर 4 आया, नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे, नंबर 4 आया तो नंबर 4 जब आया तो इसको नाम दिया गया पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसको भी औजार दिया गया फ्रेंड्स, क्या दिया गया? हैड बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम। ये बताया गया इसको कि ये तुम्हारे औजार हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कहा गया कि तुम्हारे औजार क्या हैं? हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। ये तुम्हारी पहचान रहेगी। कहने तात्पर्य है, जब कोई भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में क्या पाएगा? हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम पाएगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस का मतलब, हाँ, प्रेजेंट, ये तो आप जानते ही होंगे। ये हमारा हो गया है वर्तमान काल। क्या हो गया है? वर्तमान काल है ये। ओके, ये हमारा क्या हो गया है? भूतकाल है। और ये हमारा क्या है? भविष्य काल है। हाँ, ठीक। अब आप देखते हैं कि ये सेकंड मैंने बता दिया है। अब आप देखते हैं एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ इन दो की चर्चा हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। ये हमें साफ ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है और इस वजह से इसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आ जाते हैं सबसे छोटे भाई पे, सबसे छोटा भाई भी। तो यहाँ पे जब इस भाई ने देखा कि मेरे बड़े पुत्र, मेरे बड़े भाई ने, फिर उसके छोटे भाई ने जो क्रियाकलाप किया है तो वही सबसे छोटे भाई ने भी दोहराया। तो इसकी जो पहली संतान हुई तो इसने भी नामकरण वही दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसने भी संतान पैदा कर दी, और लेकिन इसके पास औजार जो इसको मिले थे अपने पिता के माध्यम से, सेल और बेल, तो इसने वही औजार यहाँ इसको दे दिए, सेल और बेल, और कहा कि जो मेरे पास औजार थे वही औजार तुम ले लो और तुम्हारी इसी से पहचान होगी। क्लियर? तो इसने, इस पुत्र ने सेल और बेल जो औजार मिले पिता के माध्यम से वो उसने ग्रहण कर लिए। और जब, और ये पिता ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी सेंटेंस में सेल या बेल का प्रयोग देखेगा तो वो तुरंत आकलन कर लेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। क्लियर? तो ये हो गया है नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है नंबर सेकंड? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा पुत्र हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको भी औजार मिले। वो औजार क्या मिले? वो मिले शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पिता ने कहा कि तुम्हारे औजार कौन है? तुम्हारे औजार हैं शैल बी, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। मतलब जब कोई भी किसी भी सेंटेंस में, मुझे बार बार बताना पड़ता है क्योंकि बताना ही पड़ेगा तब समझ में आएगा। इसने कहा कि शैल बी, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। जब कोई किसी भी सेंटेंस में शैल बी, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म देखेगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के टेंस का वाक्य है। क्लियर? ये हो गया है। अब नंबर थर्ड वाला, नंबर थर्ड वाला जगह कम पड़ रही है तो आप, मैंने एरो लगा दिया है थर्ड में। थर्ड वाला यहाँ देख लेंगे। तो क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा बच्चा पैदा हुआ और इसको भी पिता ने औजार दिए।
वो औजार कौन है? वो औजार हैं shall have been। shall have ऑब्लिक will have, been नहीं, shall have ऑब्लिक will have प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का तात्पर्य है शैल है ऑब्लिक विल है प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसके औजार हैं। यहाँ ये इसके पिता ने दिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और कहा कि कोई भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में शैल है विल है प्लस थर्ड फॉर्म वाले अगर वाक्य देखेगा तो वो आंख बंद करके बता देगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। क्लियर? और इसके बाद नंबर 4 जो है, नंबर 4 को हम यहाँ देख लेते हैं। वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या इसको औजार मिले जैसे सभी को मिले, तो हो जाएगा शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, ये इसका औजार मिले। और कहा गया कि ये तुम्हारी पहचान है, यही सी औजार की बदौलत तुम भावी पीढ़ी में देखे जाओगे, लोग पहचानेंगे तुम्हें। ये मैं पहचान दे रहा हूँ, ये ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पहचान को जानेगी। क्या कहा कि जब कोई भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम देखेगा तो वो आंख बंद करके बता देगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको अच्छा लगा होगा, और ये अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तभी मैं आगे की वीडियो क्लियर करूँगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट में आप देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होगा और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक ये पूरा जाएगा, और उससे रिलेटेड भी अगर मुझे अन्य चीज़ों की भी अगर आवश्यकता पड़ी देने की तो वो भी मैं दूंगा, और वो तभी दूंगा जब आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताएंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है इसको ज़रूर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।